हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मेरिकल ट्विन रिद्धि सिद्धि। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में हम NICU के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि NICU क्या होता है और जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे रही हूँ। जो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वो सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे है और मेरी खुद की नॉलेज के ऊपर है, जो मैंने NICU के बारे में पढ़ा है और जो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उन सब से जो मुझे नॉलेज मिली, बस मैं वही नॉलेज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि NICU होता क्या है, या फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या क्या फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा या किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। माँ और बच्चे दोनों के ही अंदर बहुत सारे फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं जब कोई भी बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा माँ के वुम्ब से बाहर आता है तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे को माँ से अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसे प्लेसेंटा के थ्रू फूड और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिनके लिए वो प्लेसेंटा पे डिपेंड था वो सब अब नहीं मिलेंगे। तो किसी भी बच्चे के जन्म से पहले ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके लिए जो बेबी होता है वो अपनी मदर पे डिपेंडेड रहता है। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो उसके बाद में बच्चे की जो बॉडी होती है उसको ये सारे फंक्शन अपने लिए खुद करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है, ईटिंग है और बॉडी से वेस्ट का एलिमिनेशन है, इम्यून प्रोटेक्शन है। ये सब चीज़ें फिर बच्चे की बॉडी को खुद से करनी पड़ती हैं। जन्म के बाद में बच्चे को ब्रीथिंग के लिए खुद के लंग्स पे डिपेंड होना पड़ता है, मतलब खुद के लंग्स को प्रोसेस में लाना पड़ता है ब्रीथिंग के लिए। जबकि वोम में जो ऑक्सीजन होती है वो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू माँ से मिलती रहती है, वहाँ के ब्लड से मिलती रहती है। कार्डियक और पल्मोनरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। बच्चे के जन्म के 24 आवर्स के बाद में बच्चा जो है वो वो खुद के कार्डियक सिस्टम पे काम करने उसकी बॉडी खुद के कार्डियक सिस्टम पे वर्क करने लग जाती है। जबकि माँ के वोम में ये सारी प्रोसेसेस जो होती हैं, इन सारी प्रोसेसेस के लिए जो बच्चे की बॉडी होती है वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वेस्ट एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। किडनी है, उन किडनी भी काम करना शुरू कर देती हैं। लिवर है, इम्यून सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो खुद से काम करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे को इन सब प्रोसेसेस को करने में ट्रबल होने लग जाती है, वोम से बाहर आने के बाद में बच्चा ये सारी जो प्रोसेस हैं ये ट्रांजिशन नहीं हो पाता है आराम से, तो तब बच्चे को मेनली ज़रूरत पड़ती है NICU की। या फिर जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं या किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में किसी बच्चे का बर्थ हुआ है या कोई बर्थ डिफ़ेक्ट है बच्चे में, बाय बर्थ कोई डिफ़ेक्ट है बच्चे के अंदर, तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस हैं, ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं बच्चों के लिए। तब न्यूबॉर्न बेबीज़ को स्पेशल और लॉट ऑफ केयर की नीड होती है, जो उन बच्चों को मिलती है NICU से। NICU क्या होता है? नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जिन न्यूबॉर्न बेबीज़ को इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है उन बच्चों को NICU में लाया जाता है। NICU में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स होते हैं। वहाँ पे बहुत ही ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ होता है जो कि अपने टाइनी पेशेंट्स का बहुत अच्छे से केयर करते हैं। कई बार NICU में वो बच्चे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा सिक नहीं होते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। उन बच्चों को भी लेके आया जाता है NICU में। मोस्टली जो बच्चे NICU में एडमिट होते हैं वो प्रीटर्म होते हैं।
लेस दैन 37 वीक्स के प्रेगनेंसी को जो बच्चे 37 वीक्स से पहले बॉर्न होते हैं उनको प्रीटर्म बेबीज़ कहा जाता है। और जिनका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 2500 ग्राम से कम, और 4000 मतलब 4 केजी से ज़्यादा होता है। उन बच्चों को लेके आया जाता है NICU में, या फिर जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जहाँ पे बच्चे ट्विन, ट्रिपलेट्स या फिर क्वाड्स होते हैं, मेनली उन बच्चों को भी लेके आया जाता है NICU के अंदर। इसके अलावा जिन बच्चों को ब्रीथिंग ट्रबल होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या कोई बर्थ डिफेक्ट होता है, इसके अलावा जॉइंटिस है, उन बच्चों को लेके आया जाता है NICU में। अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे केस में मेरे बच्चों को NICU की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब मेरी डिलीवरी बहुत प्रीटर्म थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इमरजेंसी सिजेरियन करने के लिए बोल दिया था। और तब सिजेरियन से एक दिन पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें हमें पता चला था कि बच्चों का जो वेट है वो बहुत कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जस्ट आफ्टर बर्थ बच्चों को, जो बेबीज़ हैं, उनको NICU की बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर ने मुझे शिफ्ट करा दिया था NICU के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे बच्चों को NICU की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो और मेरे बच्चों को NICU में इसीलिए करवाया था क्योंकि एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, बर्थ वेट बहुत लो था। ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता थी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब आफ्टर बर्थ पता चला और भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे जॉन्डिस भी था, इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम थी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करवाना पड़ा था, ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो इन सब के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि मेरे बच्चों के साथ में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और उन सब चैलेंजेस को हमने कैसे फेस किया, कैसे उन ट्रीटमेंट हुआ, मेरे बच्चों ने कैसे ग्रो किया, रिकवर किया, इन सब को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फिर से बैक अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। कुछ मैटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को ज़रूरत पड़ जाती है NICU की, जैसे कि अगर मदर की एज 16 से कम है और 40 से ज़्यादा है तो उन बच्चों को भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। या मदर जो है उसको हाई ब्लड प्रेशर है, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही है, या कोई ST डिज़ीज़ है, तो या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो जिस पानी में बच्चा रहता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या वह टाइम से पहले रप्चर हो जाता है, तो इन केसेस में भी बच्चे NICU की नीड होती है बच्चों को, उन बच्चों को भी NICU की नीड हो जाती है। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सबने सुना होगा कि जो बच्चा नॉर्मली बोलते हैं कि अरे बच्चा हुआ बहुत बीमार है इसलिए उसको इंक्यूबेटर में रख रखा है, उसे डॉक्टरों ने मशीन्स में रख रखा है। तो वो जो इंक्यूबेटर और मशीन बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, वही मेन एक्चुअली में NICU होता है। मैंने खुद ने अपने बच्चों के टाइम पे ही NICU टर्म सुनी थी, मुझे उससे पहले सिर्फ इतना पता था कि हाँ बच्चों को कई बार मशीन में रखते हैं या फिर उनको इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। अभी के टाइम पे तो जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको सीधे 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए NICU में ले आते हैं। वहाँ पे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है, मेज़र किया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है कि बच्चे ने पूरे दिन में कितनी बार सुसु किया है, कितनी बार पॉटी की है, इन सब का एक चार्ट बनाया जाता है। बच्चे को हर एक रेगुलर इंटरवल में मिल्क दिया जाता है, फीडिंग कराई जाती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है 24 घंटे तक। अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको डिस्चार्ज दे दिया जाता है और मदर के पास में शिफ्ट कर देते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं जो NICU में हमारे बच्चों की केयर करते हैं उनको बोला जाता है नियोनेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो
NICU होता है वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है जो वो भी स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ के स्पेसिफ़िक होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका हाथ पैर बहुत ही छोटे होते हैं और स्पेशली अगर प्रीटर्म बच्चे हैं तो वो और भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इतने छोटे बच्चों की वेंस को पकड़ना, उनके फिर IV सेट्स लगाना, तो वो उसके लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो स्पेशल होता है न्यूबॉर्न बच्चों के लिए ही। अब एक और पॉइंट आता है कि हु कैन विज़िट इन NICU, मतलब कि पेरेंट्स को अलाउ होता है कि नहीं होता है NICU में जाना, या अदर रिलेटिव्स जो हैं वो बच्चे से मिल सकते हैं। तो ये एक तो मेनली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तो रिलेटिव्स को तो ना ही होता है, क्योंकि रिलेटिव्स के लिए तो एक सेट ऑफ आवर्स होते हैं, उन्हीं आवर्स में आप जाके मिल सकते हैं। मदर को बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो मदर को अलाउ करते हैं हमेशा के लिए, लेकिन मेरे केस में मैं जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पे मुझे 1 महीने तक बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था अपने बच्चों से मिलने के लिए। मुझे एक जो वहाँ का टाइमिंग था, सेट पीरियड था जिसमें आप विज़िट कर सकते हो NICU में जाके, बस उसी टाइमिंग में मैं वहाँ जा अपने बच्चों को जस्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड के लिए देख पाती थी। वहाँ पे ऐसे 2 वॉल्स थी ग्लास के, उनके बाहर मुझे खड़ा रखते थे और अंदर से वो वहाँ बच्चों को दिखाते थे। जो वहाँ के स्टाफ मेंबर थे वो हैंड सैनिटाइज़ करके बेबी को ऐसे हाथ में लेके ग्लास के आगे कर देते थे, जिससे कि मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, मुझे हमेशा यही बोला जाता था कि आपके बच्चे सबसे ज़्यादा वीक हैं हमारी NICU में, अगर हम आप ही को अलाउ करेंगे तो और पेरेंट्स भी हमसे अंदर आने के लिए जिद करेंगे और इससे बच्चों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर बच्चों में इन्फेक्शन वैसे भी बहुत फैला हुआ है। क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ था वो अपने ड्यूटी आवर्स में NICU से बाहर नहीं जाते थे। वो एक बार एंटर करने के बाद में जब उनकी ड्यूटी ऑफ होती थी उसके बाद ही वो वहाँ से बाहर जा पाती थी। वो बाकी पूरे टाइम वो अंदर ही रहते थे और बाहर का कोई स्टाफ मेंबर भी अंदर नहीं जाता था। वहाँ पे कई सारे डोर्स थे, एंट्री गेट्स थे। तो एक जो NICU का जो लास्ट गेट था उसके आगे मतलब वो किसी को भी नहीं जाने देते थे वहाँ के स्पेसिफिक स्टाफ के अलावा। जब बच्चों को फीडिंग के लिए अगर मदर्स की नीड होती थी तो वहाँ पे फीडिंग रूम जो था वो NICU से बाहर था, वहाँ पे ही वो बच्चों को लाद के मदर को दे देते थे और मदर फीड करा के बच्चों को वापस दे देती थी। जब 1 महीना हो गया था और मुझे मेरी गायनी ने ऐसा लॉन्गली बैठने के लिए एडवाइस कर मतलब अलाउ कर दिया था कि हाँ मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए बैठ सकती हूँ, तब और मेरे बच्चों को भी थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम कम होने लगी थी और 1 महीना हो गया था, तो उनका 1 महीने में 200 ग्राम 200-250 ग्राम के करीब वज़न भी बढ़ गया था। तब मुझे डॉक्टर ने KMC के लिए अलाउ कर दिया था। KMC मीन्स कंगारू मदर केयर, उसके लिए अलाउ कर दिया था। कंगारू मदर केयर के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, वो अलग से एक वीडियो मैं लेके आऊँगी, पूरा उसके बारे में मैं बताऊँगी कि KMC क्या होता है। और KMC में मैं अगर कहूँ तो KMC बिल्कुल जादू की तरह होता है, मेरे केस में बिल्कुल जादू की तरह था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी बताई हुई बातें आपके लिए थोड़ी बहुत नॉलेजफुल होंगी, आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल। आप इस जानकारी को रिक्वायर्ड पर्सन्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपने चैनल का और अपने वीडियोस का लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से मेरे लिंक पे जाके आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।